क्यूबा में जिंदगी जैसे थम सी गई है। एक ऐसा ऊर्जा संकट जिसने पूरे देश को मानो घुटनों पर ला दिया है। सड़कें खाली हैं, घरों की बत्तियां गुल हैं और हर दिन जीना एक नई चुनौती है। पर यह सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। ये शब्द हैं हवाना में मौजूद एक पत्रकार के, और ये संकट की असली तस्वीर दिखाते हैं। जरा सोचिए, राजधानी शहर में लोग लकड़ी जलाकर खाना बना रहे हैं। जो हमारी आपकी दुनिया में सबसे बुनियादी ज़रूरतें हैं, वो आज वहाँ एक लग्जरी बन गई हैं। तो सवाल यही है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? अपनी जिंदा दिल संस्कृति के लिए मशहूर एक पूरा का पूरा देश अचानक ईंधन के बिना कैसे रह गया? चलिए इस पूरी पड़ताल में इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो चलिए इस संकट की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि इस ईंधन की कमी ने आम क्यूबाई लोगों की जिंदगी को कैसे बदल कर रख दिया है। क्योंकि ये कहानी सिर्फ गाड़ियों के लुकने की नहीं है, ये एक गहराता हुआ मानवीय संकट है। एक पल के लिए ये मंजर सोचिए। सड़कों के कोनों पर कूड़े के ढेर बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें उठाने वाले ट्रकों के पास डीजल नहीं है। गाड़ियों की जगह सड़कों पर खामोशी पसरी है। लोग हफ्तों हफ्तों तक पेट्रोल के लिए एक ऑनलाइन लाइन में लगे हैं, और कुछ की हालत तो इतनी खराब है कि वो गुजारे के लिए कूड़े में से कुछ काम का सामान या खाने की चीजें ढूंढने पर मजबूर हैं। और गाड़ी में पेट्रोल भरवाना कोई मामूली काम नहीं है। ये अपने आप में एक पूरा मिशन है। सबसे पहले तो कहीं से अमेरिकी डॉलर का जुगाड़ करना होगा, फिर एक सरकारी ऐप पर खुद को रजिस्टर करना होगा, और इसके बाद शुरू होता है हफ्तों लंबा इंतजार एक वर्चुअल लाइन में। और ये सारी मशक्कत सिर्फ 20 लीटर फ्यूल के लिए। तो सवाल फिर वही है, क्यूबा इस हाल में आखिर पहुंचा कैसे? देखिए, इसकी जड़ें गलियों में दिख रहे संकट से कहीं ज़्यादा गहरी हैं, और ये हमें सीधे ले जाती हैं जियोपॉलिटिक्स तक, खास तौर पर अमेरिका की तरफ से लगाई गई ईंधन की नाकाबंदी तक। कहानी शुरू होती है वेनेजुएला से। कई सालों तक वेनेजुएला ही क्यूबा को ज़रूरी तेल सप्लाई करता था, मतलब वो क्यूबा की एनर्जी का सबसे बड़ा सहारा था। लेकिन जब अमेरिका की कार्रवाइयों की वजह से वेनेजुएला में सत्ता बदली, तो क्यूबा की ये जीवन रेखा, ये लाइफलाइन एक झटके में कट गई। और ये कमी कितनी बड़ी थी, जरा इस नंबर को देखिए। एक दिन में 35,000 बैरल तेल की सप्लाई अचानक बंद हो गई। इतनी बड़ी कटौती किसी भी देश की एनर्जी व्यवस्था की कमर तोड़ने के लिए काफी है, और क्यूबा के साथ बिल्कुल यही हुआ। पर बात सिर्फ वेनेजुएला पर आकर नहीं रुकी। अमेरिकी प्रशासन ने इस घेराबंदी को और भी ज्यादा सख्त कर दिया। उन्होंने साफ धमकी दे दी कि कोई भी दूसरा देश अगर क्यूबा को तेल बेचने की कोशिश करेगा तो उस पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिए जाएंगे। मतलब ये एक तरह की टोटल एनर्जी ब्लॉकेड थी, एक संपूर्ण ऊर्जा नाकाबंदी जिसने क्यूबा को दुनिया से लगभग काट कर रख दिया। लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका ये सब कर क्यों रहा है? इस पूरी नाकाबंदी के पीछे एक बहुत पुराना और बड़ा मकसद छिपा है, जिसे कहते हैं रेजीम चेंज, यानी शासन परिवर्तन। और ये कोई आज की बात नहीं, बल्कि दशकों से क्यूबा को लेकर अमेरिकी विदेश नीति का केंद्र बिंदु रहा है। तो ये रेजीम चेंज होता क्या है? इसका सीधा सा मतलब है मौजूदा सरकार को हटाकर एक नई सरकार लाना। क्यूबा के मामले में इसका मतलब है उस क्रांतिकारी सरकार को बदलना जो पिछले 67 सालों से वहां सत्ता में है। रणनीति ये है कि देश पर इतना ज्यादा आर्थिक दबाव बनाओ कि सरकार खुद ही घुटने टेक दे। अब ये बात काफी दिलचस्प है। इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वॉशिंगटन के पास दो रास्ते हो सकते हैं। एक, सरकार को पूरी तरह जड़ से उखाड़ फेंकना, जो काफी जोखिम भरा हो सकता है और इससे अस्थिरता भी आ सकती है। और दूसरा रास्ता थोड़ा सधा हुआ है, सिस्टम के अंदर के ही किसी व्यक्ति के साथ मिलकर बदलाव लाना। कुछ जानकारों का तो ये भी मानना है कि इस भूमिका में राउल कास्त्रो के पोते जैसा कोई चेहरा भी हो सकता है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, तमाम रणनीतियों के बावजूद क्यूबा में सत्ता का रिमोट कंट्रोल आज भी राउल कास्ट्रो के ही हाथ में है। 94 साल की उम्र में भी किसी भी बड़े फैसले पर आखिरी मोहर उन्हीं की लगती है। उनके बिना सत्ता में किसी भी तरह का बड़ा बदलाव लगभग नामुमकिन है। ऐसे में एक और सवाल मन में आता है, जब क्यूबा इतनी बड़ी मुश्किल में है तो कोई उसकी मदद के लिए आगे क्यों नहीं आ रहा? रूस या मेक्सिको जैसे देश जो मदद कर सकते थे, वो भी आखिर पीछे क्यों हट गए हैं? सबसे पहला नाम तो रूस का ही आता है, अमेरिका का पुराना प्रतिद्वंद्वी, तेल का एक बड़ा उत्पादक। तो क्या रूस इस मौके का फायदा उठाकर क्यूबा का मसीहा नहीं बन सकता? आखिर वो ऐसा कर क्यों नहीं रहा है?
देखिए, इसकी वजहें काफ़ी उलझी हुई हैं। सबसे बड़ा कारण है अमेरिका का डर। कोई भी देश अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करके वॉशिंगटन से सीधा पंगा नहीं लेना चाहता। खुद रूस अपनी सारी ऊर्जा और तेल क्षमता यूक्रेन युद्ध में झोंक चुका है, और मेक्सिको जैसे पड़ोसी देश दूध, चावल जैसी मानवीय मदद तो भेज रहे हैं, पर वो कच्चा तेल नहीं भेज रहे, जिसकी क्यूबा को इस वक्त सख्त ज़रूरत है। तो इन तमाम जियोपॉलिटिकल वजहों का असर अब वापस क्यूबा की सड़कों पर दिख रहा है। ये संकट सिर्फ तेल और अर्थव्यवस्था का नहीं है, ये उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को भी तोड़ रहा है, उस वादे को जिस पर क्यूबा की क्रांति की पूरी नींव रखी गई थी। जरा इस चार्ट को देखिए, ये विदेशी मुद्रा कमाने के सबसे बड़े जरिए यानी टूरिज्म की कहानी बताता है। 2016 में जहां 50 लाख पर्यटक क्यूबा आए थे, वहीं अब ये आंकड़ा गिरकर सिर्फ 20 लाख पर आ गया है। मतलब अर्थव्यवस्था की ये रीढ़ की हड्डी अब टूट चुकी है। और ये जो शब्द है ना, ये क्यूबा के लोगों के दिल की आवाज़ हैं। दशकों तक उन्होंने इस वादे पर भरोसा किया कि भले ही जिंदगी मुश्किल हो, लेकिन सरकार उन्हें मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य और एक सामाजिक सुरक्षा देगी। पर अब जब क्रांति के वो सारे स्तंभ एक एक करके ढह रहे हैं, तो उन्हें लग रहा है कि उनके साथ एक तरह का धोखा हुआ है। और इस टूटते वादे की सबसे भारी कीमत बच्चे चुका रहे हैं। हवाना में एक पिता ने बताया कि उसकी 9 साल की बेटी उस दिन भूखे पेट स्कूल गई। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उन लाखों परिवारों की हकीकत है जिनका आज टूट रहा है। इस संकट ने क्यूबा के समाज को साफ साफ 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास अमेरिकी डॉलर्स हैं या जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो इस तूफान में भी किसी तरह अपनी नाव चला ले रहे हैं। और दूसरी तरफ है वो विशाल आबादी जो सरकार से मिलने वाली मामूली तनख्वाह पर निर्भर है। उनके लिए जिंदगी बेहद मुश्किल और गरीबी से भरी हो गई है। तो आखिर में सवाल बस यही बचता है, एक ऐसा देश जिसका समाज 2 टुकड़ों में बट रहा हो, जिसकी नींव हिल चुकी हो, उसका भविष्य क्या है? क्यूबा अब यहाँ से किस रास्ते पर जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हवा में तैर रहा है और जिसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं।